So, good morning student. So finally I am presenting a lecture that is unit 4 for class 11 और जैसा आपने देख लिया होगा आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखिए बिफोर प्रोसीडिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू क्लियर यू वन और टू थिंग्स, उसके बाद हम सीधे टॉपिक पे आएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आप देख रहे हैं द स्टूडेंट हु आर मूविंग फ्रॉम क्लास 10 to 11 सो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले ये कर दूं क्लियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। आपको अपने स्टडी का अप्रोच थोड़ा सा मतलब बदलना पड़ेगा। जो आपका क्लास 10th का अप्रोच था इट विल स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10। नाउ यू हैव टू टेक अ ब्रॉडर अप्रोच इन क्लास 11th। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी आ रही है क्लास 11th में, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, दीज स्मॉलर प्रॉब्लम्स आप धीरे धीरे उनको इग्नोर ये करेंगे स्टार्ट, और फाइनली क्या होगा कि हम वही क्लास 10th का अप्रोच लेके आगे और चलेंगे कि हम कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम को देखेंगे, कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर्स, एंड फाइनली वी विल मूव। तो धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स होते जाएंगे और हमारा टॉपिक हमसे दूर मतलब होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। जैसे हम लोग यूनिट 1, 2, 3 पे भी हम लोगों ने बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी। तो फाइनली यूनिट 4 तक ही हमारा हाफ ईयरली का जो मतलब सिलेबस होगा इट विल बी टिल यूनिट 4। तो आइए शुरू करते हैं कि आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना है, अपनी रीडिंग हैबिट्स को चेंज करना है, अपनी स्टडी हैबिट्स को चेंज करना है। तो इस पर भी आगे और करेंगे बात। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 4 दैट विल बी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हालांकि स्टार्ट होता है चैप्टर लुईस अप्रोच से कि व्हाट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आप अपने प्रीवियस क्लास में क्लास 10th में कुछ बेसिक चीजें उसके बारे में सीख के आए होते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स। तो बेसिकली आपने देखा होगा आपके पास कोई भी दो एटम है, सपोज ए है और दूसरा बी है, और हम ये बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। मीन्स कैसे बना बॉन्ड, इट इज बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हो सकता है एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स हो। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड होता है ना, आपने देखा होगा कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। तो बेसिकली ये एक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट ये करते हैं, बट बेसिकली इट इज नॉट अ लाइन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड है क्या, अगर लाइन नहीं है तो फिर ये क्या है, इसको हम लाइन से क्यों दिखाते हैं। द बेसिक अप्रोच इज दिस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टू और मोर स्पीसीज, दो या दो से ज्यादा एटम्स को बांध के रखता है। मींस इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अगर मैं इसको ये डिफाइन करना चाहूं, इट इज अ टाइप ऑफ, नोट कर लें, अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है विच बाइंड्स एटम इन अ मॉलिक्यूल, विच बाइंड्स एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो एक मॉलिक्यूल में एटम को बाइंड करके रखता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, बेसिकली इट इज अट्रैक्शन फोर्स है स्टूडेंट। क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। अब देखिए अट्रैक्शन फोर्स तो एटम के बीच में भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। तो वहीं से केमिकल बॉन्ड को हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, मींस क्लासिफाई भी ये कर सकते हैं कि व्हाट इज बेसिकली केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज अट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि हर कोई अट्रैक्शन एक केमिकल बॉन्ड होता है। वो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, हालांकि वो भी आपका एक अलग सा मतलब पैटर्न है, बट बेसिकली देखिएगा अगर हम जो अट्रैक्शन है ना, मींस अगर दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन है, मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और आप जानते हैं कि एटम जो है वो अनस्टेबल होता है। तो हर कोई एटम टू अटेन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, हर कोई एटम एक मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेट को अटेन करना चाहेगा। उस वजह से उनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब ये एटम के बीच में भी हो सकता है, अब ये मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है। अगर एटम के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, या फिर हो सकता है वाटर का मॉलिक्यूल हो, H2O का एक मॉलिक्यूल हो सकता है, H2 का दूसरा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा हो। ठीक है, हो सकता है कुछ इस तरह का अट्रैक्शन हो रहा हो, Na+ और Cl- आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स में ये मतलब पढ़ते हैं। तो फाइनली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड, कि भाई जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एटम के बीच में है। ठीक है, तो
तो वो किस रेंज का है अट्रैक्शन फोर्स, उसको ब्रेक अगर हमको ये करना है, मान लीजिए H और S के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, आप इस दो H के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई मतलब करना पड़ेगा। या फिर मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ना चाह रहे हैं तो भी आपको यू हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन। तो मैं आपको बेसिक रेंज जो है वो दे देता हूं कि अगर वो जो अट्रैक्शन फोर्स है एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब बेसिकली ये समझ लें कि अगर वो ज्यादा है 8 किलो जूल पर मोल से, किससे है 8 किलो जूल पर मोल से ज्यादा का अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो उसको वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल बॉन्ड भी कह सकते हैं या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अगर यही आपके पास अप्रॉक्स है लगभग 40 किलो जूल के आसपास, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। और अगर 40 से ऊपर है तो उसको फिर क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड की रेंज में आ जाता है। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो वीक, देखो एटम्स के बीच में अगर बहुत ही वीक फोर्स ऑफ ये अट्रैक्शन है या मॉलिक्यूल के बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग सेपरेटली मतलब पढ़ेंगे आगे। बट अगर वही रेंज थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो भी पार्ट ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शन ही होता है। बट अगर उससे ज्यादा 40-50 किलो जूल पर मोल, 100 किलो जूल ये मतलब पर मोल है उनके बीच में अट्रैक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, फिर केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हर कहीं पर जो है वो अट्रैक्शन हो गया एटम्स के बीच में तो उसको केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे, ऐसा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इसको नोट कर लें क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक रेंज मैंने आपको दे दिया, आप चाहे तो इस रेंज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बेसिकली जो मैंने आपको ये बताया कि रीजन क्या है बॉन्ड के होने का, तो अटेन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो बहुत मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एटम से स्पीशीज के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर एटम के बीच में हो भाई जो इंटरेक्शन है ना, बॉन्ड क्यों बन रहा है, बेसिकली बॉन्ड बनने की क्या रीजन है, हो सकता है जो अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन जो हो रहा है एटम्स के बीच में, अगर ये क्या हो, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, क्या हो, इंटर एटॉमिक हो, मतलब एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक बॉन्ड बिटवीन टू एटम, तो बहुत स्ट्रांग हो, मतलब वो एक तरह से क्या बनाएगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, स्ट्रांग बॉन्ड ये बनाएगा, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा लगभग 200 to 400 किलो जूल पर मोल। क्या होगा, 200 to 400 किलो जूल पर मोल। बेसिकली स्टूडेंट एटम्स के बीच में क्या होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो उसको तोड़ने के लिए भी हमको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा, मींस एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एटम्स के बीच में। अब ये जो रेंज आएगी ना, इसमें भी अपने पास बहुत तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं, वो हम लोग 1 by 1 ये पढ़ेंगे। पहला हम लोग ये पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अभी मैं आपको नोट भी ये करवा देता हूं, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा नोट करें कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा आप लोग मतलब पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा पढ़ के आए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा आप लोग ये पढ़ के आए मेटालिक बॉन्ड। क्या पढ़ के आए, मेटालिक बॉन्ड। आई थिंक चारों के नाम आपने बहुत कॉमन है, मतलब सुने होंगे। एटम्स के बीच में ये सारी चीजें होंगी। अगर यही चीज क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर। अभी मैं बता चुका हूं आपको कैसे, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये तो आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी किया है कि भाई एटम स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे एटम से इंटरैक्ट होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ये करेगा। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो रहा है कहीं पर, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो क्या होगा, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या होगा, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है स्टूडेंट। क्या होता है, वीक बॉन्ड। जैसे मैंने आपको आगे स्टार्टिंग में दे दी थी रेंज ना, वीक बॉन्ड। तो इसका जो रेंज है वो लगभग क्या होगा, 2 to 40 किलो जूल पर मोल। क्या होगा, 2 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रही है या हो रही है, तो वो थोड़ा सा एटम के रिस्पेक्ट में थोड़ा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो मींस एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो बन रहा है वो थोड़ा सा वीक है, उसका रेंज भी मैंने आपको ये दे दिया। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर होगा ना,
इंटरमॉलिक्यूलर होगा, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको सेपरेटली करेंगे हम लोग आगे इस टॉपिक के लास्ट में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पढ़ेंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। अब वैन डर वाल में भी बहुत तरह का होता है स्टूडेंट, पहला क्या होता है, चलो इसको हम लोग बाद में करेंगे, वैसे अभी इसको नोट कर लो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरी क्या होती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होती है, ठीक है। फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, बहुत सारी होती है। फिर लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी आते हैं इसके अंदर, LDF लिख लीजिए, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। हालांकि अपने को वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक सेपरेट सा टॉपिक आएगा, तो वहां पर हम लोग देख लेंगे कि आयन डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती हैं, या फिर लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शंस होती है वो देखेंगे अपने को एग्जांपल में आएंगे आगे, तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद हमारी क्लियर मतलब होती जाएंगी। तो ओवरऑल आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक जो केमिकल बॉन्ड होता है वो कैसे फॉर्म होता है। केमिकल बॉन्ड बेसिकली टू अटेन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जो स्पीसीज होती है उनके पास एक मतलब टेंडेंसी होती है बॉन्ड फॉर्म ये करने की। अब वो बॉन्ड बेसिकली केमिकल बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बॉन्ड ही क्या होता है मतलब केमिकल होता है, बेसिकली बॉन्डिंग का मतलब एक तरह का इंटरेक्शन है, ठीक है। वो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो एटम्स को एक मॉलिक्यूल में बांध के रखता है, एटम्स को एक मॉलिक्यूल में बांध के रखता है। एग्जाम्पल किसका दिया था मैंने, वाटर, ठीक है। ये देखिए हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, ये तीनों एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो दो लाइंस आपको दिख रही हैं, दिस इज बॉन्ड। तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो डिफरेंट एटम्स को एक मॉलिक्यूल में बांध के रखता है। ये डिपेंड ये करेगा कि किस मैग्नीट्यूड का है और किस तरीके से ये एटम्स आपस में इंटरेक्ट हुए। हो सकता है एटॉमिक इंटरेक्शंस हो तो वो थोड़ा स्ट्रांग होंगे, 200 to 400 ये किलो जूल, तो उसके अंदर हमारे 4 तरह के इंटरेक्शंस हमको स्टडी ये करना है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर है तो उसके अंदर अपने को देखने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस आते हैं, ठीक है। आयन इंड्यूस ये डाइपोल आते हैं और लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस आते हैं, ठीक है। आई थिंक बेसिक चीजें यहां तक अपनी होगी क्लियर। तो अगला अपने को देखना आज पहला टॉपिक, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और एक चीज और कर दूं क्लियर कि अब यहां से हमारे जो वीडियो है लेक्चर्स होंगे थोड़ा सा लंबे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच, ठीक है। अपना पढ़ाई का अप्रोच, स्टडी का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, अपना पहला लगा ले हेडिंग, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। हालांकि आप पढ़ के आ चुके हो आयोनिक बॉन्ड, बट फिर भी अब अपने को थोड़ा सा दूसरे लेवल पे इसको लेके जाना है, तो उस लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाइए, लगाइए सभी हेडिंग आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, आयंस के बीच में एक इंटरेक्शन होगी, क्या होगी, आयंस के बीच में। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं एग्जांपल से चल रहा हूं आगे, NaCl, ठीक है। अब ऑक्टेट रूल भी आएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आएंगे, इससे पहले वो आपको थोड़ा बहुत आते हैं, तो बेसिकली आप उस चीज को थोड़ा सा बुक से भी मतलब देख सकते हैं कि व्हाट इज लुईस अप्रोच। अब देखिए सोडियम, एटॉमिक नंबर तो अपने को अच्छे से पता होता है 281 है, ठीक है। और क्लोरीन भी अपने को पता है 17 है, तो क्या होता है 2,8,7, ठीक है। तो बेसिकली आप चाहें तो SPDF भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके देखो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। क्लोरीन का लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 17 है ना, 3s2 3p6 3p5, ठीक है। 6 और 2 8, 2 10, 5 15 और 2 17, ठीक है, लिख लिए। अब देखो वैसे भी इसी से काम हो जाएगा अपना। अब सोडियम जो है एक तरह का मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो आयनिक बॉन्ड में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, वो तो अब ये भी देखेंगे क्या है। अब देखो सोडियम है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसके सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब देखो क्लोरीन, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा,
इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2 7। अब यहां से ऐसा नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं, मैंने फिर कहा था क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हो। अब क्या करना, देखो 3s2 3p3, जहां जहां पे 3 है ये इसका वैलेंस शेल हो गया, तो इसके पास 5 इधर है 2 इधर है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ये तो आपने प्रीवियस क्लास में भी मतलब पढ़ा है कि हर कोई एटम चाहता है कि उसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 2 8 18 18 32, मतलब 2 हो जाए या फिर मतलब बेस्ट तो है 8 हो जाए। अगर 2 भी हो रहे हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि हीलियम का वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन ये कर लेगा। फिलहाल सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर देखो कितने 8 है, देखो 2 और 6 8 है, तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कंप्लीटली ट्रांसफर किया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो ये क्या बन गया? एक आयन का फॉर्म में बन गया, जिसको बोलते हैं कैटायन। क्या बन गया? कैटायन बन गया। सिमिलरली क्लोरीन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से इसने गेन कर लिया, तो ये क्या बन गया? Cl- बन गया। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 5 और 2 7 थे, एक इसने सोडियम से ले लिया, तो भैया इसके पास भी 8 हो गए, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 हो गए, दोनों का काम हो गया। तो मींस जब ये प्लस चार्ज था, ये मतलब माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ इनके बीच में, और इस तरीके से क्या बन गया? बॉन्ड। इसको हम फिर ऐसे दिखा सकते हैं NaCl। हालांकि डायरेक्शनल होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, वो बात की बात है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नोट कर ले इसको, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट क्या देखते हैं। इसमें हमने देखा था कि एक मेटल था और एक क्या था? नॉन मेटल। तो हमेशा जो आयनिक बॉन्ड होगा वो किसके बीच में फॉर्म होगा? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमेशा क्या होगा? एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। मेटल क्या बना रहा है? कैटायन, नॉन मेटल एनायन। क्यों बना रहा है? क्योंकि मेटल जो होते हैं स्टूडेंट, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मींस इनका टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इट हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो देयर इज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कुछ मतलब कंडीशंस भी है कि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा ना, उसके लिए कंडीशन जो हमने इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस पीरियोडिक टेबल वाला जो पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज हमने ये पढ़ी थी, वहां से कुछ इसकी कंडीशंस, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या क्या मतलब कंडीशंस होती हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मतलब मिलने वाली है। तो अगला नेक्स्ट जो है वो लगा ले हेडिंग, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कंडीशन मैं शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपको वीडियो लेक्चर मतलब दे चुका हूं। अगर आपने नहीं ये पढ़ी है तो आप जाके पढ़ ले उसको। ठीक है, तो मतलब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। देखिए कंडीशन क्या क्या है कि किस तरीके से कंडीशन जो होंगी वो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होंगी। तो पहली कंडीशन में मैं आपको लिख रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या लिख रहा हूं? आयनाइजेशन एनर्जी। और दूसरी लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो लिखे मैंने, देखो। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये देखेंगे हम किसके लिए? मेटल के लिए। भाई हमेशा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए एक अपने को मेटल चाहिए, दूसरा अपने को नॉन मेटल चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी में किसकी ये देखूंगा? मेटल की। किसके लिए देखूंगा? मेटल के लिए, जो मेटल था मेरे पास। अगर इस मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, मींस क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो वो फेवरेबल कंडीशन होगी। भाई देखो सोडियम है, आयनाइजेशन मतलब एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, निकालने में जितनी एनर्जी ये लगती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू इट्स ग्राउंड स्टेट। तो मेटल जो था उसके पास उसका आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को मतलब रिलीज ये कर सकता है। रिलीज करके क्या बना लेगा? कैटायन। अपने को कैटायन ही चाहिए और एक एनायन चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, इट इज गुड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो वो तो अपने को प्रीवियस हमने इससे पहले वाले वीडियोस में ये मतलब पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब नॉन मेटल जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, मतलब एनायन बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन इसका मतलब एफिनिटी हाई होगा तो क्या होगा भाई, बहुत अच्छा है कि एक एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा आसानी से। आयनाइजेशन एनर्जी मेटल का लो है तो कैटायन का फॉर्मेशन अपना बन गया, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसमें और कर लो नोट कि जो लैटिस एनर्जी होती है, क्या होती है, लैटिस एनर्जी, ये क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अभी अपने को ये समझाएंगे लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस का मतलब होता है क्लोज्ड पैक। क्या होता है, क्लोज्ड पैक। ठीक है, तो जब भी लैटिस फॉर्म होते हैं कहां से बनेंगे, आयन से बनेंगे। देखो Na पॉजिटिव था, साथ में क्या मिला, Cl ही नेगेटिव, क्या बना दिया, NaCl प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी। तो जितना अच्छा लैटिस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। मींस इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, मींस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन अच्छा होगा। तो हालांकि समझेंगे लैटिस एनर्जी क्या है, मींस एक तरह का क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। NaCl का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उससे आप ये समझ सकते हैं कि एक Na एटम के चारों तरफ Cl होंगे और Cl के चारों तरफ Na होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल दो कंडीशन को करें नोट कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई. It will be the good condition for the formation of ionic bond. And the second one is lattice energy should be high. Means high lattice enthalpy या lattice energy of compound, ठीक है, will favor the formation of ionic bond. तो आई थिंक आपको कंडीशन आ गई समझ में. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, बस इसके साथ ही फिनिश भी ये करेंगे इस टॉपिक को आज, कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. आयनिक बॉन्ड से क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड. क्या बनता है स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं. तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देख सकते हैं. ठीक है, तो नोट कर लें हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, अब देखिए पहला चीज क्या है, जो आयनिक ये कंपाउंड्स होते हैं. एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे थे, NaCl हो गया. ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है. या फिर क्या हो सकता है, CaCl2 हो सकता है, या क्या हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, या KCl हो सकता है. ये सब क्या है, आयनिक ये कंपाउंड है. ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हम क्या लिख रहे हैं इनकी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. अब नया वर्ड आ गया मोल्टन स्टेट, मींस वाटर के अंदर डिसॉल्व ये करने पर. देखो NaCl जो है ना, वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर नहीं है, बट जैसे हम इन आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, ये NaCl है सॉलिड फॉर्म, वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होगा, Na प्लस में टूटेगा और साथ में Cl माइनस में टूटेगा. अपने आयंस में फ्री हो जा रहा है, टूट जा रहा है. सो दीज आयंस कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द सॉल्यूशन. सो दैट्स व्हाई the ionic compounds are good conductor of electricity but in only molten state, means in liquid form, in aqueous form. ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट नोट करें, they are soluble in water most cases, but कुछ केसेस बाद में देखेंगे आगे डील जब हम लोग कुछ फजांस रूल पे कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट पाएंगे. बट फिलहाल द कॉमन प्रॉपर्टी इज दिस, द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ये क्या होता है, मतलब वाटर में सॉल्युबल होते हैं. तीसरा पॉइंट नोट करें, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होते हैं स्टूडेंट, हाई होते हैं. बिकॉज ऑफ दे कैन फॉर्म लैटिस. ये क्या बना सकते हैं, लैटिस, मीन्स ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. और क्लोज पैक आ जाएंगे तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी. उसी वजह से जो हम ये कह सकते हैं कि जो आयनिक ये कंपाउंड होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी. बाकी ये क्या होते हैं स्टूडेंट, नोट कर लें इसको, डक्टाइल होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं. और अगला ये नोट, ये तो आपने ये कर ही लिया, सॉल्युबल इन, ये मतलब वाटर. तो मतलब मिलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, और दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. ठीक है, तो ये इनकी कुछ कॉमन सी मतलब प्रॉपर्टीज थी.
ठीक है, आगे फिर हम ये देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर ये देखेंगे कि कोवेलेंट और आयनिक के बीच में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं फजान्स रूल। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना है कि आयनिक कंपाउंड के बारे में बेसिक सी चीजें नोट कर लें इस वीडियो लेक्चर से, और अपनी बुक को कंसल्ट करें एनसीईआरटी, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को के साथ और अपने अच्छे से बनाइए नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।